नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो मुख्यतः यूपी स्पेशल से रिलेटेड रहेगा। यह यूपी पीसीएस एग्ज़ाम और यूपी के अन्य दूसरे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फ्रेंड्स, आज की पहली वीडियो में हम यूपी के वन्य जीवों के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम्स में। फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ ऑफ यूपी को हम 3 क्लासेस में समझेंगे, जिसमें सबसे पहली क्लास यानी कि आज की क्लास में हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल से समझेंगे। उसके बाद आने वाली 2 क्लासों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बर्ड सेंचुरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र को कहते हैं जिसमें पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ और ऐतिहासिक धरोहर सबका संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीव जंतु और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले सभी वनस्पतियों और पेड़ पौधों को भी संरक्षित किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब हम उसको भी समझ लेते हैं। आप सभी लोगों ने पुष्पा मूवी तो देखी ही होगी। उस मूवी में लाल चंदन के पेड़ की तस्करी को दिखाया गया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले सभी प्रकार की वनस्पतियों और जो स्पेसिफिक पेड़ पौधे होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है, जिससे कि उनका अस्तित्व बना रहे। हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, इससे क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। ऐतिहासिक महत्व की चट्टानें या उन पर बनी हुई आकृतियाँ या रॉक कटिंग्स जो या तो बहुत ही दुर्लभ हो या बहुत ही प्राचीन काल की बनी हो, उनका भी संरक्षण किया जाता है। जैसे आप अजंता और एलोरा की गुफाओं या उन पे जो रॉक कटिंग्स हैं, आपने उनको देखा होगा। उनको वो इतनी पुरानी है फिर भी उनको आज भी संरक्षित करके रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें पाए जाने वाले वनस्पतियों, जीव जंतुओं और इनके साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जो भी स्मारकें हैं उनका संरक्षण किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इनका संरक्षण कैसे किया जाता है। तो नेशनल पार्क में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, उनके प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट, इकोसिस्टम और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किसकी गाइडलाइन के तहत किया जाता है? IUCN की गाइडलाइन के तहत किया जाता है। इसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। अब ये IUCN क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसके क्या मुख्य काम है उसको एक बार समझ लेते हैं। इसका मुख्य काम प्रकृति के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया को प्रोत्साहित करना, उनको सचेत करना और इसके लिए सहायता प्रदान करना इसका काम है। और क्या एक सबसे महत्वपूर्ण काम करती है ये संस्था? पर्यावरण संबंधी कानून बनाना, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाना और उसका पालन करवाना। IUCN के बारे में हम किसी अगली क्लास में डिटेल से समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन लागू किए गए हैं जिनको कि काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहली बात, राष्ट्रीय उद्यान में जो मानव गतिविधियाँ हैं उसको सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। अगर एंट्री होती भी है तो वह बहुत ही लिमिटेड एरिया तक, मतलब बहुत ही सीमित क्षेत्र तक इसको प्रतिबंधित किया जाता है। अगर आप कभी नेशनल पार्क में गए होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो भी टूरिस्ट जाते हैं वह बंद गाड़ी में बैठकर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जानवर जो है वो खुले आज़ाद घूमते हैं। यानी कि नेशनल पार्क में जानवरों की जो आज़ादी है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, इसलिए वह खुले घूमते हैं और जो विजिटर्स होते हैं वो बंद में बैठकर जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क में पहला तो मानव गतिविधियों को मुख्य रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। उसके अलावा पशुओं को चराने, लकड़ी की कटाई
और शिकार जैसी गतिविधियां पूर्ण रूप से क्या होती हैं, वर्जित होती हैं। भाई जंगल में कौन अपने पशुओं को चराने जाएगा, लकड़ी काटने कौन जाएगा जंगल में। लेकिन वहाँ के जो आसपास के गांव वाले होते हैं वो अक्सर अपने पशुओं को चराने और लकड़ी की कटाई के लिए जंगल में जाते रहते हैं। तो ये गतिविधियाँ राष्ट्रीय उद्यान में बिल्कुल ही वर्जित हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शन हम उसको समझ लेते हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यान में जो आदिवासी समूह हैं उनको रहने की अनुमति दी जाती। क्यों दी जाती है भाई? क्योंकि ये सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। जो आदिवासी हैं उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको उनको संरक्षित रखा जाए, इसलिए कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन के रूप में यह देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझेंगे कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ क्या है, उसको भी डिटेल से कवर करेंगे। अब हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। इस उद्यान का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान के भावर और मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह उद्यान भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी जिले में लगभग 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, सबसे महत्वपूर्ण कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है, जो मुख्यतः बाघों और बारहसिंगा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, अब हम मैप की सहायता से इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं कि यूपी के मैप में इसकी लोकेशन क्या है। देखिए, प्रदेश का यह लखीमपुर खीरी जिला है जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और लखीमपुर खीरी ज़िले में यह दुधवा नेशनल पार्क की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम दुधवा नेशनल पार्क की भौगोलिक जो परिदृश्य है उसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, यह नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है और यह लगभग 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस उद्यान की जो नॉर्थर्न बाउंड्री है उसका निर्धारण मोहना नदी के द्वारा होता है और जो साउदर्न बाउंड्री है उसका निर्धारण सोहेली नदी के द्वारा किया जाता है। इन दोनों नदियों का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यह दोनों नदियाँ शारदा नदी की सहायक नदी भी है, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर ये दुधवा नेशनल पार्क है और जो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है उसका निर्धारण कौन सी नदी कर रही है, मोहना नदी, और इसका साउदर्न बाउंड्री का निर्धारण कौन सी नदी कर रही है, सोहेली नदी। यहाँ आप मैप की सहायता से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम दुधवा नेशनल पार्क का विकास कैसे हुआ, उसकी क्या क्या पृष्ठभूमि रही, उसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1968 में यह दुधवा वन विहार के रूप में स्थापित किया गया, मुख्यतः बारहसिंगा के संरक्षण के लिए। उसके बाद 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू हुआ। उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार में अर्जन सिंह के प्रयासों से इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें कि कोई वन्य जीव अभयारण्य, उसको जब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा एक बार मिल जाता है उसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया तो उसको दोबारा या भविष्य में चल के कभी वन्य जीव विहार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार अगर नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया तो वह अब हमेशा नेशनल पार्क ही रहेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1984 में यहाँ पर इंडियन राइनो यानी कि एक सींग वाले गैंडे को स्थापित किया गया उनके संरक्षण के लिए। उसके बाद 1987 और 88 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तब से इसको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार और कतनिया घाट वन्यजीव विहार तीनों को मर्ज करके टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया।
अब फ्रेंड्स, अब दुधवा का सांस्कृतिक महत्व क्या है उसको भी समझ लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं। यह बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि यह आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और ये थारू जनजाति के लोगों का पारंपरिक परिधान, पहनावा और वेशभूषा आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं। थारू जनजाति के लोगों के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये लोग जो दिवाली का त्यौहार होता है उसको शोक के रूप में मनाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। हालांकि थारू जनजाति के बारे में हम डिटेल से किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पूरे विश्व के सबसे बेहतरीन साल के जंगल पाए जाते हैं और इनमें से तो कुछ 100 वर्षों से भी अधिक पुराने पेड़ संरक्षित रखे गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम दुधवा में पाए जाने वाले वन्यजीव जो कि आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर लगभग 38 से अधिक स्तनधारी और 16 से अधिक सरीसृप प्रजातियाँ और पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन यह उद्यान मुख्य रूप से बाघों और बारहसिंघा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर हिरणों की 7 प्रजातियों में से 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से चीतल, सांबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सबसे प्रमुख बारहसिंघा, जिसको स्वैम्प डियर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। यह सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पूरे विश्व में पाए जाने वाले बारहसिंघा का जो 50% पॉपुलेशन यही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हॉग डियर, गैंडा, हाथी, बंदर, लंगूर, अजगर, मॉनिटर लिजर्ड, घड़ियाल के अलावा गैंगेटिक डॉल्फिन, टर्टल जैसे जीव भी पाए जाते हैं। इनके अलावा मॉनिटर लिजर्ड और पांडा भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस उद्यान में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षियों के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो यह उद्यान 450 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों के लिए एक उपयुक्त निवास है। इनमें से कुछ प्रमुख जैसे हॉर्नबिल, फ्लोरिकन, फिशिंग ईगल, वुडपेकर जैसी पक्षियां हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली MCQ के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका क्या नाम है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई। हालांकि तब इसका नाम क्या हुआ करता था? हैली नेशनल पार्क, जिसे बाद में चलकर वर्ष 1957 में मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। फ्रेंड्स, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसको आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत सबसे पहले भारत में कहाँ पर हुई थी? तो वर्ष 1973 में यह कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। आपसे MCQ के फॉर्म में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि भारत में वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 106 नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला कौन सा राज्य है, तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर कुल 11 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। और बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप इन तीनों फैक्टों को एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि वर्तमान के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। इस पार्क की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी और यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पार्क के एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यह साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। सो अगर आपसे पूछ ले कि भाई पूरे साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है जो भारत में पाया जाता है, तो वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप ध्यान रखिएगा।
अगर आपसे पूछ ले कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख जानवर कौन सा है, तो वो आप देखिए यहाँ पे, वह है स्नो लेपर्ड। तो इस पार्क में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे प्रमुख कौन सा जानवर है? स्नो लेपर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह कहाँ पाया जाता है और इसका ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, उसका नाम है साउथ बटन। ये देख रहे हैं ना यहाँ बटन के साइज़ का, तो बिल्कुल इतना ही छोटा है जितना कि बटन होता है। यह कुल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। तो फ्रेंड्स, साउथ बटन सबसे छोटा बटन के साइज़ का, इसको आप याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, लोकेशन इसकी अंडमान निकोबार, एरिया लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमने भारत में पाए जाने वाले प्रमुख नेशनल पार्क के जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको डिटेल में कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अब हम अगली वीडियो में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।